हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th चैंपियन। आज हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर में, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है, परमाणु की संरचना के बारे में। ठीक, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, परमाणु की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज में बताई गई है परमाणु के बारे में। परमाणु या फिर जो उसके पार्टिकल हैं, परमाणु या फिर अणु के बारे में, जो कि आपके तीसरे चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का चौथा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना, उसमें कुछ बताया गया है कि जो परमाणु होते हैं, ठीक, या उनके जो पार्टिकल हैं छोटे छोटे, ठीक है, उसको सबसे पहले चीज जिसने बताई अपने भारत देश के दार्शनिक थे, जिनका नाम दिया था कनाद। इन्होंने इसके बारे में क्या क्या सबसे पहले बताया, कनाद ने। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होते गए। ठीक, परमाणु के संरचना में परिवर्तन होते गए, परमाणु के वो क्या कह रहे हैं, और चीजों के बारे में खोज होती गई, कैसे कैसे क्या चीज होता है। ठीक, इसके पार्टिकल के बारे में, इस पार्टिकल में कौन कौन से इन पार्टिकल में किस किस तरह के चार्ज होते हैं, या उन चार्जों के अलावा उनके और क्या क्या वैल्यू हैं, क्या उनकी मास है, या क्या उनके एटम्स के जो और पार्टिकल हैं उनके अंदर, उन सब चीजों के बारे में बताएगा। ठीक, जिससे हम लोग समझेंगे एटम्स में। तो सबसे पहले चीज बताई जाती है इसके बारे में कि इसमें एक क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, इसमें बताया था इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। इसी चीज को कई लोगों ने इस चीज के बारे में बताया। ठीक है, जैसे इसमें बहुत समय तक ग्रीक के कुछ दार्शनिक थे, ठीक, जिन्होंने इसके बारे में बताया। ठीक है, ग्रीक के जो दार्शनिक थे, उन्होंने जैसे कुछ जैसो जैसो कौन से थे, डेमोक्रेटिक्स, ठीक, और डेमोक्रिटस, ठीक, और साथ ही साथ इस और लोगों ने इसको सुझाव दिया। ठीक है, कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक, जैसे डेमोक्रेटस थे, ल्यूसिपस थे, इन्होंने इन सब चीजों के बारे में बताया कि किस किस तरह से परमाणु के या एटम्स के बारे में, इन चीजों के बारे में बताया गया। ठीक, अब इन्होंने क्या बताया, किस तरह से बताया, और किस तरह से आगे इसकी खोज हुई, इसमें हम लोग जॉन डाल्टन के बारे में पढ़े थे। ठीक, जॉन डाल्टन का स्थिर अनुपात था, जो कि हम लोग क्लास 3rd चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। तो आज हम लोग 4th चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, और इसमें बताया जाएगा परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में, एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, इन सारी चीजों में क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तो सबसे पहले चीज ये बताई जाती है, इन सब चीजों को खोज करने के बाद, जब 19वीं सदी लागू हुई, ठीक, 19वीं सदी यानी कि 19th सेंचुरी, जब शुरुआत होती है 19th सेंचुरी की, तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने इस चीज को सोचा कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, या किस तरह से परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में या उनके गुणों के बारे में बताया जाए। ठीक, इन क्योंकि उस वक्त शुरू शुरू में से एलिमेंट जो थे शुरू में, ठीक है, जो बताया जाता है 92 एलिमेंट थे। ठीक, और ये जो नेचुरल एलिमेंट थे, नेचुरल एलिमेंट्स, ठीक, नेचुरल एलिमेंट्स है, इसमें कुछ मेटल भी थे, कुछ नॉन मेटेलिक भी थे। ठीक, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में किस तरह से खोज किया जाए, या किस तरह से इसके बारे में बताया जाए, और इनकी परमाणुओं के किस मतलब एटम्स के विद्युत के बारे में, मतलब कि उनके ऊपर किस किस तरह का चार्ज होगा, किस तरह से चार्ज होगा, किस तरह से वो बिहेवियर उनका कैसा होगा दूसरे उस एलिमेंट के साथ में रिएक्शन करने पर, इन सब चीजों को देखते हुए आगे के बारे में क्या किया गया, बताया गया। तो बताया जाता है कि 19वीं शताब्दी के करीब में बताया था कि परमाणु जो है एक साधारण, बताया जाता था कि 19वीं शताब्दी में कि परमाणु जो है एक साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। शुरू में इस चीज को बताया गया था 19वीं शताब्दी के करीब में कि परमाणु यानी कि एटम्स जो है वो क्या है, साधारण, यानी कि सिंपल, क्या है, साधारण और सिंपल, अविभाज्य, अविभाज्य कण नहीं है। इसके बारे में इसमें बताया गया था। ठीक, परमाणु एक साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, इसके बारे में 19वीं सदी में बताया गया। फिर जिसमें धीरे धीरे क्या किया गया, इसमें तब एक व्यवस्था बताई गई कि ये एक अपरमाणुक है,
इस सबको संग्रहित करके बताएगा ये एक क्या है, अवपरमाणु है। ठीक, इन सब चीजों के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि अवपरमाणु क्या होता है, कि अवपरमाणु क्या है। अवपरमाणु की एक तरह से आप समझ सकते हैं अविभाज्य के बारे में, जिसको कभी क्या किया जाए विभाजन ना किया जा सके, उसी के रूप में हम लोग अवपरमाणु को समझते हैं। ठीक है, फिर आगे बताया गया कि अवपरमाणु तो है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं क्या विद्यमान है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, उपस्थित है, यानी कि प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसके बारे में किसने बताया, इसको बारे में सुना। और इलेक्ट्रॉन से इसका क्या रिलेशन है, इस परमाणु का यानी इस एटम्स का इलेक्ट्रॉन के साथ क्या रिलेशन और कैसा रिलेशन है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, ई गोल्ड स्मिथ ने, ई गोल्ड स्टीन ने बताया था। ठीक है, किसने बताया, ई गोल्ड स्टीन ने बताया। ठीक, ई गोल्ड स्टीन ने बताया, कब बताया था, 1886 में। ठीक, ई गोल्ड स्टीन ने इसके बारे में बताया। ठीक है, और इसको बताया, और साथ ही साथ एक नए विकर्ण, ठीक है, एक नए विकर्ण की भी खोज की। इन सब चीजों के बारे में, विकर्ण क्या है, सब चीजों के बारे में हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, एक विकर्ण की खोज की, और उस जिसे बताया क्या गया, केनल रे, केनाल रे बताया। इसको हम लोग आगे भी समझेंगे कि केनाल रे किस तरह से इलेक्ट्रॉन जब केनाल रे को टच करता है तो किस तरह से रोटेशन करता है, अंदर लगी वो क्या कह रहे हैं, एक पहिए की तरह लगा रहता है। ठीक है, तो उसको किस तरह से केनाल रे से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो किस तरह से रोटेट करता है, इन सब चीजों के बारे में भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, केनाल रे इन्होंने विकर्ण के बारे में बताया, और इसका केनाल रे नाम दिया किसने, ई गोल्ड स्मिथ ने, 1886 में। ठीक है, फिर आगे बताया जाता है, और ये भी बताया कि ये जो किरण है केनाल रे, ये एक तरह से पॉजिटिव किरण है। क्या है, पॉजिटिव किरण है। ठीक है, इस चीज को उन्होंने बताया। फिर आगे बताया जाता है कि केनाल रे जो पॉजिटिव रेज तो है, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक चीज और बताई जाती है। इसमें बताया क्या गया कि इनका जो द्रव्यमान है, इनका द्रव्यमान, इनका जो क्या है, मास है। ठीक, मास यानी कि द्रव्यमान है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की तुलना में, इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा में कितना है, 2000 गुना अधिक है। 2000 गुना क्या है, अधिक बताया गया। क्या बताया गया, 2000 गुना अधिक है। अब ये 2000 गुना अधिक है, तो हम लोग कुछ और चीज जानेंगे कि परमाणु के आकार के बारे में हम सब समझेंगे। ठीक, कि आखिरकार तब परमाणु जो 2000 गुना, तो परमाणु का आकार क्या है, परमाणु का आकार, इसके बारे में समझते हैं। ठीक, चलिए देखिए, परमाणु के आकार को बताया जा रहा है इसमें, एक मिनट, हाँ, परमाणु के आकार में इसको बताया जा रहा है कि परमाणु जो है वो बताया जाता है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु को बताया जाता है कि सबसे छोटे में, जैसे हम लोग के यहाँ देख, जैसे हम लोग तभी बताया हमने कि 92 नेचुरल एलिमेंट थे। ठीक, 92 क्या थे, नेचुरल एलिमेंट थे। ठीक है, ये 19वीं सदी से पहले की बात बता दे। ठीक है, अभी तो फिर बाद में 97 में जो चीज़ों की खोजी गई, फिर उसके बाद 97 के बाद फिर जो एलिमेंट आए वो आपके क्या कह रहे हैं, 102 हुए, 102 के बाद फिर 108 हुए, 108 के बाद फिर 112, फिर 18, और कुछ इसमें कृत्रिम भी बनाए गए हैं एलिमेंट। ठीक, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, तो परमाणु के आकार के बारे में। ठीक है, तो विभिन्न तत्वों के जो एलिमेंट, यानी विभिन्न जो बहुत सारे प्रकार के जो आपके एलिमेंट हैं, क्या है, एलिमेंट यानी कि तत्व हैं। ठीक, इनमें जो सबसे छोटा जिसका परमाणु हो क्या है, हाइड्रोजन का। ये ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा जो परमाणु हो किसका है, हाइड्रोजन का। आप समझिए, हाइड्रोजन का जो रेडियस है, यानी कि जो उसकी त्रिज्या है, ठीक, क्या है उसकी, जो उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस है, वो 0.258 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है, 0.28 कितनी है, 0.28 एंगस्ट्रॉन है। अब हम यहाँ पे कुछ चीजों को आपको लिखाना चाहेंगे, उस चीज को आप लिख लीजिएगा कि किसमें कितना एंगस्ट्रॉन है, क्यों, मतलब एंगस्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, और साथ ही साथ वो माइक्रोन की कितनी वैल्यू होती है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग एक बार हम इसको लिखा चुके हैं, लेकिन हम एक बार फिर से उसको लिखाएंगे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको एक बार। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, 1 माइक्रोन मीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। ठीक, ये हो गया 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 1 क्या कह रहे हैं,
वो माइक्रोमीटर बराबर, ठीक, और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, ठीक। ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसकी आगे बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ये होगा आपका माइक्रोन, ये होगा नैनो, और एक चीज और इसमें A1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर, ठीक। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब हम लोग इसके बारे में और आगे समझते हैं कि और क्या क्या चीजें इसमें होती है। तो देखिए इसके आकार के बारे में बताएगा परमाणु के आकार। तो सबसे छोटी जो त्रिज्या होगी परमाणु के आकार में, जो मतलब जो उसकी सबसे छोटी त्रिज्या होगी किसी है, हाइड्रोजन की। किसकी है? हाइड्रोजन की। उसकी त्रिज्या कितनी है? 0.28 एंगस्ट्रॉन है, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। फिर बताई जाती है कि जो और अन्य तत्व हैं, अन्य एलिमेंट है, उनकी जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो उनके बीच की त्रिज्या है वो बताई जाती है कि लगभग में, यानी अप्रोक्सीमेटली लगभग में 0.7 एंगस्ट्रॉन से, और कितनी? 0.74 से 2.5 एंगस्ट्रॉन तक होती है, ठीक। इनके मध्य इनकी क्या होती है? त्रिज्याएं होती हैं, ठीक है। और एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे इसमें कि अब इसी को हम लोग जब आगे पढ़ेंगे एंगस्ट्रॉन को, तो इसको पीपीएम में भी कन्वर्ट किया था, पर पार्टिकल पर मोल के बारे में, ठीक है। तो इसमें बताया था इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.0 इंटू 10⁻⁻10 पीपीएम होता है, ठीक। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इसको आप ध्यान रखिएगा बस, लेकिन पढ़ेंगे इसको आगे हम लोग, ठीक। तो ये चीजें बताई गई इसमें, ठीक है। अब इसके आगे फिर क्या बताएगा? ये तो आपको है परमाणु आकार के बारे में। अब और चीजों को समझते हैं। फिर आगे बताया जाता है कि यहाँ पर आगे और चीजों को खोज की गई, जिसमें बताएगा कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, ठीक, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज। इस चीज के बारे में बताया गया, ठीक, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे परमाणु की संरचना के बारे में, ठीक है। अब शुरुआत होगी यहाँ से परमाणु के संरचना के बारे में, जो कि कुछ चीजों को पहले भी हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जॉन डाल्टन के बारे में, ठीक है, और साथ ही साथ और चीजों के बारे में पढ़ा था। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर हर चीजों का क्या करेंगे? शुरू करेंगे एक चीज, ठीक। चलिए फिर शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले चीज बताई गई कि जॉन डाल्टन ने, ठीक है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ होने से, यानी कि 19वीं सेंचुरी के शुरू से ही, यानी करीब 1808 में, ठीक है, 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु के जो सिद्धांत यानी इनकी जो थ्योरी थी उसको क्या किया? व्यक्त किया, प्रस्तुत किया और बताया। और वहीं से डाल्टन का परमाणुवाद शुरू हो गया। ध्यान रखिएगा 1808 से ही जॉन डाल्टन का क्या शुरू हो गया? परमाणुवाद। परमाणुवाद शुरू हो गया, ठीक है, यानी कि एटॉमिक थ्योरी यहीं से इनकी क्या हो गई? शुरू हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं परमाणुवाद के। चलिए इसमें बताया जाता है कि परमाणुवाद में इन चीजों को बताया गया, क्या क्या चीजें थी परमाणुवाद में, जॉन डाल्टन के परमाणुवाद में क्या क्या चीजें थी और कैसे क्या चीज बताई गई थी। चलिए समझते हैं इसमें। इसमें बताया जाता है कि जो तत्वों के सबसे छोटे कण हैं वो परमाणु हैं, और उनको परमाणु कहा जाता है इसी बारे में कि जो एलिमेंट के, एक मिनट, जो एलिमेंट के, इसे है, ठीक, जो एलिमेंट के सबसे छोटे कण हैं, यानी कि स्मॉल पार्टिकल हैं। क्या है? स्मॉल पार्टिकल, छोटे कण। बताया गया कि जो एलिमेंट के स्मॉल पार्टिकल हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, एटम्स कहते हैं। ये बताया गया, इस चीज के बारे में बताया गया कि जॉन डाल्टन ने इस चीज को बताया कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट के जो सबसे छोटे पार्टिकल है उन्हीं को क्या कहा? वो कहा गया परमाणु। अब बताया जाता है कि जो एटम्स हैं इनको क्या बताया जा रहा है? कि अविभाज्य सूक्ष्म कण है। क्या है? अविभाज्य, इनडिवाइडेबल, क्या है? सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण है, ठीक। फिर आगे बताया जाता है कि परमाणु के, इन्हीं परमाणु के जो आकार, इन परमाणु के जो आकार यानी कि शेप एंड साइज, जो आकार, ठीक है, और द्रव्यमान, आकार और आकृति, यानी कि शेप एंड साइज सब क्या है? समान है। इस चीज के बारे में बताया गया, शेप और साइज, यानी कि इन सब चीजें क्या है? इनकी समान है, ठीक। फिर आगे समझिए, फिर इन्होंने क्या बताया? फिर बताते हैं लोग आगे चलकर, वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने इसको बताया कि द्रव्यमान और आकार इनका,
फिर बताएगा कि जो इनके द्रव्यमान और आकार, मतलब ये आकार और आकृति समान है। अब ये कौन सी आकार और आकृति है इसके बारे में समझेंगे। और फिर आगे बताया कि जो आकार है, मतलब जो साथ ही इसके क्या है, आकार और द्रव्यमान, आकार और द्रव्यमान क्या है, सामान्य है, द्रव्यमान सामान्य है। इसके आप समझेंगे कि ये आकार आकृति की द्रव्यमान होता है सामान्य है, यहाँ होता है द्रव्यमान। तो यहाँ बताया गया है कि यहाँ जो आकार और आकृति जो दोनों हैं, ये दोनों समान है। यहाँ आकार और आकृति दोनों समान है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन की कोई आकृति बनती होगी, ठीक, जैसे मान लीजिए, जैसे आपने कार्बन देखा होगा, तो कार्बन में CH4 में, ठीक, तो जब कार्बन को हम लोग बेंजीन के रूप में लिखते हैं जैसे CCH6 के रूप में, तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन की संरचना बनाना शुरू करते हैं, ठीक। तो ये एक हो गई आकार, ठीक, और ये आकार तो बन गया इस तरह से बेंजीन की तरह से, ठीक, षटकोणीय आकार, लेकिन इनकी आकृति जो है एक तरह से राउंड अप शेप में बनी हुई, सेम वही तरह से इसके द्रव्यमान का जो आकार है वो भिन्न है, लेकिन इनकी जो आकृति है इन दोनों की क्या है, समान है। इसके बारे में उन्होंने बताया है, ठीक। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं इसी चीज को। फिर बताया आगे चलकर, फिर बताते हैं कि परमाणु परस्पर एक अनुपात में, यानी एक रेशियो में, एक अनुपात में, यानी कि एक रेशियो में क्या है, समान है। क्या है ये, समान है। इसके बारे में बताया गया, एक आकार और एक आकृति के मतलब जो रेशियो उसमें क्या है, ये लोग ये समान है। फिर आगे आप समझेंगे इन सब चीजों को उन्होंने बताया, और इस सब चीजों को जो हम लिखा रहे हैं इसको आप अच्छी तरीके से नोट्स बना के लिखिए, ठीक है। अब आगे क्या फिर बताया जाता है, आगे समझेंगे इसके बारे में। फिर इसी चीज को बताते हैं आगे चलकर। बताया गया कि जब डाल्टन ने परमाणु के क्या किए, रासायनिक संयोग के नियम को समझाने में सफल रहे, परंतु बताया फिर जाता है कि तत्वों की जो संयोजकता यानी कि बैलेंसी है, ठीक है, उन चीजों को और रेडियो एक्टिव एलिमेंट को समझाने में क्या हो गए, असफल हो गए। रासायनिक संयोग से, तो रासायनिक संयोग के नियम से, जो कि हम तीसरे चैप्टर में पढ़े हैं, किसी चीज को, रासायनिक संयोग के नियम को, ठीक, रासायनिक संयोग के नियम को हम लोगों ने कब पढ़ा है, तीसरे चैप्टर में। रासायनिक संयोग के नियम के बारे में लोग पढ़े हैं तीसरे चैप्टर में, ठीक है। तो वहां पर इस चीज को बताया गया था, ठीक है। फिर आगे बताया था कि लेकिन रेडियो एक्टिव में ये क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक। रेडियो एक्टिव वाले में लोग ये जॉन डाल्टन क्या हो गए, फेल हो गए। फिर आगे बताया जाता है, तब फिर आगे समझेंगे इसी चीज को कि परमाणु द्रव्यमान और रेडियो एक्टिव रासायनिक संयोग बनाने में सफल रहे, ठीक, और साथ ही साथ ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट में क्या हो गए, ये असफल हो गए, इसको बताने में क्या हो गए, असफल हो गए, ठीक। तब इसके बारे में जब असफल हो गए, तब इसी के पश्चात आपके दूसरे वैज्ञानिक आ गए जिनका क्या नाम था, प्राउट, ठीक, प्राउट आ गए इसमें, ठीक है। अब प्राउट आ गए, इन्होंने क्या बताया, ठीक। अब उसके बाद फिर हम लोग थॉमसन के बारे में पढ़ेंगे, थॉमसन के बारे में, लेकिन अभी पर प्राउट के बारे में देखते हैं कि प्राउट और ने इन चीजों को क्या बताया, कैसे बताया, ठीक। तो प्राउट वैज्ञानिक आ गए इसी के बाद में। प्राउट ने बताया, उनके अनुसार क्या बताएगा कि परमाणु मूल, यानी कि परमाणु का जो बेस है, बेस एलिमेंट है या बेस एलिमेंट जो हाइड्रोजन को बताएगा, ठीक है, बताएगा। इन्होंने बताया कि परमाणु मूल पदार्थ हाइड्रोजन के एकाधिक कणों से मिलकर बना है, एकाधिक कणों से मिलकर क्या है, बना है। अब इन्होंने क्या था, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बताएगा कि परमाणु मूल पदार्थ, परमाणु मूल पदार्थ हाइड्रोजन, किससे, हाइड्रोजन के एकाधिक कणों से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है, ठीक है। इस चीज के बारे में बताएगा कि परमाणु क्या है, एकाधिक कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक। अब उसके बाद इन्होंने इस चीज के बारे में बताया। फिर उसी के, ये तो हो गया 18वीं सेंचुरी तक और 19वीं शताब्दी तक। फिर आ गई आपकी 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, ठीक है। 20वीं शताब्दी में कुछ वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था फैराडे, फिर क्रूक्स, उन्हीं में जे थॉमसन आए, फिर रदरफोर्ड। इन सब वैज्ञानिकों ने भी क्या किया, इन सब वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया, किसके बारे में, परमाणु की संरचना के बारे में। इसी में जे थॉमसन ने कुछ प्रयोग किए इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, ठीक है, जिनमें आपके कैथोड, एनोड, इन सब चीजों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग
20वीं शताब्दी से अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। जो ना समझ में आए उसको कमेंट करिएगा, ठीक है, और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।